ये कहानी बहुत समय पहले शुरू होती है, सैकड़ों साल पहले, जब मानवता पूरी तरह से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर थी। लेकिन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने के कारण ग्रह युद्ध के अराजकता में गिर गया। उस समय के लोग द रिस्टेड के नाम से जाने जाने लगे। इस संकट ने वैज्ञानिकों को कहा कि जो कुछ भी सभ्यता में बचा है उसे बचाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए, जिसे व्हाइट टाइगर ऑर्किड कहा जाता है। हालांकि संघर्ष रुकने के बजाय लोग विभाजित होने लगे। इससे एक कट्टर समाधान निकला, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रक्रिया का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति 16 साल का होता है तो उसे अपने सबसे पूर्ण रूप में बदलने के लिए एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जो संघर्ष की जड़ को समाप्त कर देता है। फिर भी कोई भी उन लोगों के बारे में बात नहीं करता है जो अभी भी इस प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन लोगों को स्वचालित रूप से कमतर आंका जाता है और उन्हें द ग्लीच का उपनाम दिया जाता है। यहाँ हम टेली से मिलते हैं, एक 15 वर्षीय लड़की जो अपनी उन्नत मिरर से अपने आप को परिपूर्ण बनाने के लिए कहती है। वह जो छवि देखती है वह आश्चर्यजनक होती है, लेकिन इस पल को एक संदेश द्वारा बाधित किया जाता है। जब वह अपनी अंगूठी की जांच करती है तो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का संदेश मिलता है और वे मिलने का निर्णय लेते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो वह और पेरिस चश्मे पहनते हैं जो उन्हें छत से शानदार पूर्ण लोगों को जश्न मनाते और आनंद लेते हुए देखने देते हैं। वे दोनों महसूस करते हैं कि उस चमकीली शहर के जीवन का आनंद अद्भुत है और वे इसके भाग बनने का इंतजार नहीं कर सकते। पेरिस उसे धैर्य रखने के लिए कहता है क्योंकि यह केवल कुछ महीनों की बात है, लेकिन टेली जानती है कि वह अगले दिन 16 साल का हो जाएगा। टेली उसके लिए बहुत खुश है, लेकिन ये भी बताती है कि वह नहीं जानती कि वह उसके बिना क्या करेगी। वे अपने बचपन की यादों को साझा करते हैं और पेरिस अपनी चिंता व्यक्त करता है कि ऑपरेशन के बाद वह खुद को पहचान नहीं पाएगा। टेली उसे आश्वस्त करती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी के बाद भी उसकी नाक हमेशा उसे परिभाषित करेगी, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा स्क्विंट बनी रहेगी। दोनों मानते हैं कि वे अपनी पहचान नहीं खोएंगे और टेली पेरिस से कहती है कि वह अपने वर्तमान जीवन को न भूले जब वह उस पार जाएगा। पेरिस उसे बताता है कि वह हमेशा इस जगह का सबसे अच्छा हिस्सा रही है। वह अपनी भावनाओं को कबूल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्जियन ड्रोन उन्हें रोकता है, जिससे उन्हें अपने डॉम में लौटना पड़ता है। वे तय करते हैं कि 1 महीने बाद पुल पर मिलेंगे। अगले दिन सभी छात्र डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ड्रेक केबल से सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। फ्लॉलेस गवर्नर उन सभी को याद दिलाते हैं जो 16 साल के होने वाले हैं कि बदलाव के लिए तैयार रहें, एक ऐसा बदलाव जो उन्हें उनके दिखावे से जुड़ी नफरत और भेदभाव से मुक्त करेगा। उनके सपनों की जिंदगी बस शुरू होने वाली है। उसी क्षण परिपूर्ण लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे से अलविदा कहते हैं, विश्वास करते हुए कि वे पुल पर फिर से मिलेंगे। उस रात टेली को उस दिन की याद आती है जब वह पेरिस से मिली थी। लड़के ने कबूल किया कि उन्हें नोज कहा जाता था और भले ही उसके पास कोई उपनाम नहीं था, उसने अपनी परिपूर्ण माँ की एक टिप्पणी को याद किया और सुझाव दिया कि वह उसे स्क्विंट कहे। दोनों महसूस करते थे कि वे अदृश्य हैं, जब तक कि एक दिन पेरिस ने टेली के उस उपकरण को तोड़ नहीं दिया जिस पर वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दीवानी थी। उस क्षण में उसने अपनी हथेली काट ली और टेली ने भी ऐसा ही किया। एक दूसरे से वादा किया कि वे ऑपरेशन के दिन तक एक दूसरे के लिए पर्याप्त महसूस करेंगे और हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहने की कसम खाए। तब से टेली ने अपने दिन कक्षाओं में बिताए, बड़े दिन के लिए तैयारी की। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से कोई जवाब नहीं मिला, जब तक कि अंततः वह लंबा इंतजार किया हुआ दिन नहीं आया। उसने अपनी अंगूठी को हैक किया ताकि वह अपने डॉम की खिड़की से चुपके से बाहर निकल सके और पुल पर पेरिस से मिलने के लिए जा सके, लेकिन नोज कहीं नहीं था। चिंतित होकर उसने चमकीले शहर में चुपके से उसे खोजने का निर्णय लिया। परिपूर्ण लोग अपनी शाश्वत पार्टी में व्यस्त थे और उनमें से एक ने उसकी ओर एक मुखौटा फेंका, जिसने तुरंत उसके कपड़े को बदल दिया, जिससे वह परिपूर्णों के सपनों के जीवन में शामिल हो गई। जब वह अंततः अपने दोस्त को ढूंढती है तो वह सिर्फ अपने रूप में नहीं बल्कि अपनी पहचान में भी बदल चुका था। तेज सुनहरे आंखों के साथ उसने दुख से उसके सामने खड़े अजनबी के भेष की प्रशंसा की। टेली ने मुखौटा उतार दिया, अपनी अगली छवि दिखाते हुए यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे पहचान लेगा। पेरिस
शर्मिंदा होकर ये समझ गया कि वह चुपके से अंदर आई है। उसने समझाया कि वह चिंतित थी क्योंकि वह कभी भी लेट नहीं होता, और उसने कबूल किया कि वह वहां नहीं आया क्योंकि अब सब कुछ अलग है और उसे नहीं लगता कि उनके पास बात करने के लिए कुछ बचा है। उसने उसे आश्वासन दिया कि जब वह भी परिपूर्ण होगी तो वह समझ जाएगी। टेली ने उसे उनके वादे की याद दिलाई कि वे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन अब पेरिस दूर रहते हुए सुझाव देता है कि वे 2 महीने में फिर से प्रयास करें जब वह भी बदल जाएगी। अवाक टेली ने देखा कि पेरिस ने अपनी सर्जरी से अपना निशान हटा लिया है और हार मान ली है। उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त अब वही नहीं रहा। अचानक उसकी घुसपैठ का भंडाफोड़ हो गया और उसे भागना पड़ा। उसने एक जंप बेस लिया और साहस के साथ विशाल इमारत की छत से कूद गई। बेहतरीन तकनीक की मदद से वह उछली और पुल तक दौड़ी, जहां वह गार्जियन ड्रोन से बच नहीं सकी। अचानक एक और छात्र एक होवरबोर्ड पर आया और उसे बचाने में मदद की, जो उसकी सुरक्षा के लिए तेजी से दौड़ा। जैसे ही वे सुरक्षित होते हैं, दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि गार्जियन से भागना एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने दोस्त बनने का फैसला किया और बाद में टेली ने शहर में अपने संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय अनुभव को साझा किया। हालांकि टेली को अब भी लगता था कि उसका दोस्त पेरिस वैसा ही था जैसा पहले, लेकिन सच्चाई सुनकर उसे समझ आता है कि उसे छोड़ दिए जाने का दर्द कैसा होता है। भले ही टेली की कई दोस्त थीं, लेकिन जिनसे वह वास्तव में प्यार करती थी, वे अब उसके साथ नहीं थी। उन्होंने ये भी खोजा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, इसलिए उन्होंने एक साथ शहर जाने और परफेक्ट बनने की योजना बनाई। लड़की ने अपना नाम शाय बताया और इसी तरह वे दोनों दोस्त बने। अगले दिन शाय ने टेली को होवरबोर्ड चलाना सिखाया और इसके बाद वे दोनों क्लास गए। वहाँ एक और लड़की ने शाय को एक किताब लौटाई और टेली को ये देखकर हैरानी हुई कि वह एक असली किताब देख रही थी। उसकी दोस्त ने उसे ध्यान से पकड़ने के लिए कहा क्योंकि वह उधार की थी, लेकिन जब टेली ने पूछा कि असल में ये किसकी है, तो एक असहज चुप्पी छा गई। हालांकि टेली का ध्यान उस वक्त भटक गया जब उसने देखा कि शाय ने सबको बताया था कि वह गार्बो मैंशन से कूद गई थी, जिससे वह उलझन में पड़ गई और चिंतित हो गई कि कहीं उसकी सर्जरी रद्द न हो जाए। समय बीतता गया और टेली धैर्यपूर्वक अपने जन्मदिन का इंतजार करती रही, साथ ही होवरबोर्डिंग में भी सुधार करती रही। उसने शाय को यह भी दिखाया कि वह अपनी रिंग को हैक करना जानती है। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले टेली रूपांतरण के बारे में बेहद उत्साहित थी और शाय द्वारा दी गई मनोरंजक किताब लौटाने का मौका लिया। उस किताब में मौसमों और पानी के अस्तित्व के बारे में लिखा था, मानो वे काल्पनिक हों। तभी हमें एहसास होता है कि टेली के विपरीत शाय रूपांतरण के विचार से उतनी उत्साहित नहीं थी। वास्तव में उसे लगता था कि स्वाभाविक रूप से बढ़ती उम्र एक खूबसूरत चीज है। दूसरी तरफ हमारी नायिका इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देती है, ये कहते हुए कि झुर्रियां होना किसी जंतु मानव जैसा होना है। वह अपनी दोस्त के इस दर्शन का मजाक उड़ाती है। इसके जवाब में शायद वे द स्मोक नामक उस स्थान पर जाने की अपनी इच्छा प्रकट करती है, जिसका जिक्र किताब में था। टेली को विश्वास था कि वह जगह केवल एक मिथक थी और उसने दावा किया कि अगर वह असली होती तो अब तक उसे ढूंढ लिया गया होता। हालांकि शाय को कुछ ज्यादा ही जानकारी थी और बाद में वह उसे एक धारा के किनारे ले गई। उन्होंने सुरक्षा उपायों को पार किया और जंग खाए खंडहरों तक पहुंचे, जो कभी एक मनोरंजन पार्क हुआ करता था। उन्होंने एक संरचना पर चढ़ाई की और वहां शाय ने टेली से वादा लिया कि वह इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी। शाय ने उसे आग जलाना सिखाया और टेली ने अंदाजा लगाया कि उसकी दोस्त किसी से संपर्क कर रही थी। शाय ने बताया कि वह डेविड को बुला रही थी और उसे आश्वस्त किया कि धुआं असली है। हालांकि टेली को केवल इस बात की चिंता थी कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो उनकी सर्जरी रद्द हो जाएगी। शाय ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी ऑपरेशन करवाने का इरादा नहीं किया था। उसने समझाया कि धुएं स्मोक में किसी को उनके रूप रंग से नहीं आंका जाता, बल्कि उनके आंतरिक गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। शाय ने धुएं की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया और कबूल किया कि जिस दिन वह गार्बो मैंशन से कूदी थी, उस दिन वह कुछ दोस्तों के साथ भागने की योजना बना रही थी, लेकिन आखिरी समय पर डर गई थी। उसे पता था कि शहर में वह खुद को कभी भी सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने टेली से उसके साथ चलने की विनती की और 4 दिन की यात्रा करने के लिए उसे मनाने की कोशिश की।
लेकिन टेली ने अपनी जिंदगी को किसी तथाकथित स्वतंत्रता के लिए छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे हमेशा ये सिखाया गया था कि परफेक्ट बनने का सपना देखना चाहिए। आंखों में आंसू लिए टेली ने कबूल किया कि वह खुद को अदृश्य महसूस करती है। शाय ने उसे एक कोड दिया जिसे केवल टेली ही समझ सकती थी, ताकि अगर वह कभी अपना मन बदले तो उसे ढूंढ सके। और बस इसी तरह हमारी नायिका एक और दोस्त को पीछे छोड़ देती है। अगले दिन टेली बड़ी निराशा के साथ उस दिन का स्वागत करती है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, और उसे शहर ले जाया जाता है। लेकिन उसकी सर्जरी कराने के बजाय उसे किसी और जगह ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर केबल से होती है। डॉक्टर उसका स्वागत करती है और बताती है कि शाय गायब हो गई है। उसे ट्रैक करने के लिए डॉक्टर एक आदमी डेविड का जिक्र करती है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह दूसरों को अपने वश में रखकर उन्हें जबरदस्ती रोकता है। डॉक्टर केबल टेली से मदद मांगती है, ये वादा करते हुए कि अगर वह उनकी सहायता करती है तो उसकी सर्जरी तुरंत कर दी जाएगी। हालांकि टेली मदद करने से इनकार कर देती है, इसलिए उसे तब तक वापस डॉम भेज दिया जाता है जब तक वह उनकी मदद करने का फैसला नहीं करती। अचानक पेरिस खिड़की से चुपके से उसके कमरे में आता है और दोनों दोस्त काफी समय बाद फिर से मिलते हैं। हमारी नायिका उसे अपनी स्थिति समझाती है और पेरिस उसे याद दिलाता है कि उन्होंने एक साथ शहर जाने के लिए जो योजना बनाई थी वह अभी भी पूरी हो सकती है। वह उस रात अपने बर्ताव को सही ठहराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वहाँ सब कुछ अलग महसूस होता है। उसने चेतावनी दी कि अगर वह सर्जरी नहीं करवाती तो उसे एक अजीब और अस्वीकार्य व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, और उसने ये संभावना भी नहीं नकार दी कि शायद खतरे में हो सकती है। आखिरकार टेली डॉक्टर केबल से बात करने के लिए सहमत होती है, जो उसे बताती है कि स्मोक धुएं में एक हथियार विकसित हो रहा है जो उन पर हमला करने के लिए तैयार है। डॉक्टर का मानना है कि धुआं एक ज्यादा गरिमा में जीवन जीने का दावा करता है, लेकिन उसे नष्ट करना जरूरी है। टेली को धुएं का ठिकाना ढूंढने और उस खतरे को खत्म करने का काम सौंपा जाता है, और तभी वह अपनी सर्जरी करवा पाएगी और सभी को बचा सकेगी। टेली ने उस कोड का पालन किया जिसे शाय ने उसे दिया था। अपनी होवरबोर्ड पर सवार होकर वह एक पुराने रोलर कोस्टर के खंडहरों पर तेजी से आगे बढ़ती है, जब तक कि ट्रैक समाप्त नहीं हो जाते और उसकी कलाई के ब्रेसलेट उसे गिरने से बचा लेते हैं। कई दिनों तक टेली अपनी यात्रा जारी रखती है, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करती है और विभिन्न बाधाओं का सामना करती है, जब तक कि वह ऑर्किड के विशाल क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। इस बीच पेरिस को गवर्नर द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे टेली को ऑपरेशन के लिए राजी करने के लिए धन्यवाद देता है। उसे बताया जाता है कि टेली किसी अन्य मिशन पर उनकी मदद कर रही है। गवर्नर ने यह अवसर लिया और उससे पूछा कि टेली को फिर से देखकर उसे कैसा लगा। पेरिस कबूल करता है कि टेली को देखकर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, जब उसने सर्जरी नहीं करवाई थी, और वह उस एहसास को याद करता है। गवर्नर उसके जवाब को स्वीकार करती है और एक नई प्रक्रिया का जिक्र करती है, जो पूरी मानसिक स्पष्टता का वादा करती है। पेरिस इस अपग्रेड को मानो किसी लत की तरह अपनाता है। दूसरी ओर टेली अचानक जाग जाती है जब वह आग की लपटों से घिरी होती है। एक आदमी उसे बचाता है, जो खुद को डेविड कहता है। वह जल्दी ही टेली के होवरबोर्ड में छिपे ट्रैकर को ढूंढ लेता है, लेकिन शहर से मिला हुआ वह हार अब भी किसी तरह से अनजान बना रहता है। वे दोनों आग से भाग निकलते हैं। शहर में गवर्नर को सूचित किया जाता है कि टेली के ट्रैकर को हटा दिया गया है। वह तुरंत एक खोज दल भेजने का आदेश देती है, यह मानते हुए कि टेली अब निशाने पर आ गई है। अगले सुबह डेविड और टेली एक चौकी की ओर जाते हैं। डेविड समझाता है कि नए लोगों को सीधे धुएं में नहीं लाया जाता है, पहले उन्हें अच्छे से जानना जरूरी होता है। डेविड उसकी रक्षा करते हुए कहता है कि कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर से कूदकर आग का सामना करने का जोखिम नहीं उठाएगा अगर वह उस उद्देश्य के प्रति समर्पित नहीं हो। वह सभी को अगले दिन धुएं की ओर जाने की घोषणा करते हुए पैकिंग करने का आदेश देता है। उसी रात टेली डॉक्टर केबल के साथ अपनी डील के बारे में सोचती है और ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकलती है। अगले सुबह वे उसे धुएं तक पहुंचने का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। टेली उस जगह के जीवन शैली से हैरान हो जाती है, खेती, पुराने तरीके और वहां के लोगों के बीच की एकजुटता। साथ ही
धुएं के निवासी अपनी मर्जी से वहां रह रहे हैं। बाद में उसे पता चलता है कि रस्तियों के समय से बने ट्रैक को अब फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। वह पूछती है कि क्या उनके पास हथियार हैं और चुपके से जगह का निरीक्षण करती है, लेकिन सी उसकी गतिविधियों को संदेह की नज़र से देखता है। धीरे धीरे टेली इस समुदाय में योगदान देना सीखने लगती है। रात के खाने के दौरान डेविड सभी को सूचित करता है कि सैनिक पास आ रहे हैं। वह उन्हें याद दिलाता है कि शहर के लिए धुआं एक खतरा है और उन्हें जल्दी से अपना लक्ष्य पूरा करना होगा, प्राकृतिक जीवन की रक्षा करना, जबकि शहर के लोग उन्हें उनके रूप और सोचने की क्षमता से नियंत्रित कर रहे हैं। डेविड का दृढ़ विश्वास टेली को भ्रमित कर देता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक अन्य अवसर पर डेविड टेली को एक हथियार चलाना सिखाता है और उनके बीच निकटता आ जाती है। हालांकि जब वह उसके हाथों पर काम के छाले देखता है तो माहौल बदल जाता है। फिर भी वे तब तक मस्ती करते हैं जब तक टेली आखिरकार निशाना नहीं साध लेती। रास्ते में टेली को पता चलता है कि डेविड कभी शहर में नहीं रहा था, वह धुएं में ही पैदा हुआ था। दूसरी ओर टेली यह कबूल करती है कि वह अपने माता पिता को नहीं जानती और इसे लेकर उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डेविड इस पर जोर देता है कि यह सामान्य नहीं है। वह उसे कुछ दस्ताने देता है ताकि काम के दौरान उसके हाथ न जलें। यह कोमल पल तब बाधित होता है जब उनके दोस्त एक घायल लड़की को लेकर आते हैं। वह बताती है कि उन्हें सैनिकों ने खोज लिया था और यह सैनिक सामान्य नहीं थे, वे बहुत तेजी से चल रहे थे, जैसे उन्हें किसी तरह से बेहतर बनाया गया हो। डेविड पुष्टि करता है कि उसने भी आग के दौरान ऐसा ही देखा था। टेली उस लड़की के घावों का इलाज करती है। बाद में जब शायद टेली के हाथों में डेविड के दस्ताने देखती है तो वह उसे चेतावनी देती है कि धुएं में वस्तुओं का अलग ही मूल्य होता है, खासकर जब डेविड ने वे दस्ताने खुद बनाए हों। शायद टेली से कहती है कि उसे ये तय करना होगा कि वह धुएं में रहेगी या वापस शहर जाएगी। आगे की बातचीत में टेली डेविड को बताती है कि वह धुएं में किसी के रूप में बदलने आई थी। हालांकि वह उसे शहर में एक अफवाह के बारे में बताती है कि धुआं के पास एक हथियार है जिससे वे शहर को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर डेविड का मूड बदल जाता है और वह उसे अपने माता पिता से मिलाने ले जाता है ताकि उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। उसके दोनों माता पिता सरकार के लिए कॉस्मेटिक सर्जन थे और उसकी मां पहले की सर्जरी को सुरक्षित बनाने के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि पहले सर्जरी के दौरान हर साल कई मौतें होती थीं। अस ने मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक पैटर्न देखा जो लोगों की सोचने की क्षमता को कम कर देता था और उन्हें नकली खुशी का अनुभव कराता था। टेली के संदेह को देखते हुए डेविड समझाता है कि सर्जरी लोगों की असली पहचान को मिटा देती है। जब उन्होंने इस बात का पता लगाया तो डॉक्टर केबल ने आकर उनके सभी शोध जब्त कर लिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह नुकसान कोई दुर्घटना नहीं बल्कि ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था, जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक तरीका। डेविड की मां मैडी कभी केबल की दोस्त थी और दोनों ने एक साथ सर्जरी करवाई थी, लेकिन उनकी बगावती प्रवृत्ति ने उन्हें ऐसे शकल तक पहुंचाया जिसने उन्हें एक इलाज प्रदान किया जिससे उनकी मानसिक स्पष्टता लौट आई। सच स्वीकार न कर पाने की स्थिति में मैडी और उसके पति ने भागने का फैसला किया और उन लोगों को स्वतंत्रता देने का प्रयास किया जो इसे चाहते थे। मैडी बताती है कि वे इलाज को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सिंथेटिक घटक की कमी के कारण ये पूरा नहीं हो पा रहा है। यह इलाज ही वह हथियार है जो उनके पास डॉक्टर केबल के खिलाफ है। अस उस घटक पर काम कर रहा है, लेकिन उनके पास इसे परीक्षण करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं है। बीते 20 सालों से उनकी कोशिशों ने उन्हें केबल की नजरों से छिपाए रखा है। ये सब सुनने के बाद टेली केबल द्वारा दिए गए हार से छुटकारा पाने का फैसला करती है और डेविड को ये सच बताती है कि वह असल में धुएं में क्यों आई थी। इसके बावजूद डेविड उस पर भरोसा करता है कि वह अब कौन बन गई है। वह उसे बताता है कि उसे उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वह वास्तव में चाहती है, लेकिन झूठ के संसार में पली बड़ी टेली को अपने द्वारा किए गए गलतियों पर दोषी महसूस होता है और वह स्वीकार करती है कि वह खुद को बदसूरत मानती है। इस पर डेविड उसे आश्वस्त करता है कि उसकी सोच ही उसे सुंदर बनाती है। उसी पल वह उसे चूमता है और हम देखते हैं कि हार आग में जल रहा है, जिससे उनकी स्थिति का पता चलता है। अगली सुबह जहाज उनके ऊपर उड़ते हैं और धुएं में दहशत फैल जाती है।
तेज और ताकतवर सैनिक उनका पीछा करते हैं। अफरा तफरी के बीच टेली अपने पुराने दोस्त पेरिस को पहचानती है। डेविड के माता पिता निया केबल का सामना करते हैं और सभी के लिए आज़ादी की मांग करते हैं, लेकिन वह केवल अपने बेटे विद्रोह के नेता को ढूंढने में दिलचस्पी रखती है। जब वे बोलने से इनकार करते हैं तो पेरिस, जो सर्जरी से नियंत्रित हो चुका है और अपनी सोचने की क्षमता खो चुका है, अस को मार देता है। डेविड अपने पिता की मृत्यु पर शोक करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। टेली दुख में डूबी हुई यह महसूस करती है कि उसने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने की मंजूरी नहीं दी थी। निया घोषणा करती है कि अब सभी को सर्जरी से गुजरना होगा, जिससे टेली भागने का निर्णय लेती है। वह स्थिति का फायदा उठाकर एक कंपार्टमेंट को उड़ा देती है। जितने सैनिकों से हो सकता है लड़ती है, लेकिन निया को पूरा विश्वास है कि टेली वापस आएगी। वह अपने सैनिकों को कैदियों को पकड़ने और एमडी के लैब को नष्ट करने का आदेश देती है ताकि धुएं को पूरी तरह से मिटाया जा सके। इस अराजकता में डेविड भागने में कामयाब होता है, लेकिन वह टेली से बात नहीं करता क्योंकि उसने उसे पहले अपने सौदे के बारे में नहीं बताया था। हमारी नायिका टेली डेविड को समझाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि डेविड और अन्य लोग शहर के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वह इस बात पर गहरा पछतावा व्यक्त करती है कि उसने उनकी योजना के साथ सहमति दी। वह ये भी कबूल करती है कि वह धुएं के जीवन से प्यार करने लगी थी और उसने यह नहीं समझा कि परफेक्ट होने की कीमत उसकी अपनी पहचान और सोचने की क्षमता खो देना है। हालांकि डेविड अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़ है और वह नहीं चाहता कि टेली उसका साथ दे, लेकिन चूंकि डेविड शहर के बारे में कुछ नहीं जानता, वह उसकी मदद स्वीकार करता है क्योंकि उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। टेली और डेविड स्कूल वापस लौटने का निर्णय लेते हैं, जहां वे समर्थन जुटाते हैं ताकि एक ध्यान भटकाने वाली योजना बनाई जा सके जिससे वे अपनी मुख्य योजना को अंजाम दे सकें। आकाश में विरोध का समर्थन करने वाले संदेश उड़ते हैं और दोनों सुरक्षा कर्मियों से बचते हुए एंटी ऑल वेस्ट्स का उपयोग करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, डेविड बिना समय गंवाए एक गार्ड पर हमला करता है, उसे हराकर उसकी संचार अंगूठी छीन लेता है। वे अपने दोस्तों और परिवार को आज़ाद कराते हैं, लेकिन सी, जो टेली पर अभी भी गुस्सा है, उसे बताती है कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। टेली हताश होकर उसे बचाने का एक तरीका बताने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि वे बहुत देर कर चुके हैं। शाय में हुआ परिवर्तन टेली को निराशा से भर देता है और बिना उसकी माफ़ी हासिल किए उसे अब शाय के उस रूप से बात करनी पड़ती है जो अब उस परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है जिसे वह पहले नफरत करती थी। पेरिस और गवर्नर कमरे में प्रवेश करते हैं। डेविड, मैडी और टेली को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि लोगों को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उनके विचार दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। वह मानती हैं कि मानवता को मार्गदर्शन की जरूरत है और वह खुद को उन कुछ लोगों में से मानती हैं जो इस योग्य हैं। वह टेली से वादा करती है कि भले ही वह खुश न हो, लेकिन वह पूरी तरह से परफेक्ट होगी। प्रक्रिया शुरू होती है और मशीनें चालू हो जाती हैं, लेकिन तभी सी एक हेलीकॉप्टर में आता है और एक शक्तिशाली फ्लेम थ्रोवर से ऑपरेशन को रोक देता है, अपने दोस्तों को मुक्त कराता है और वहां से निकलने में मदद करता है। मैडी उस घटक को पकड़ लेती है जो उसकी परियोजना को पूरा कर सकता है और वे सभी भागने के लिए दौड़ते हैं। हालांकि उनका सामना पेरिस से होता है और टेली उसके हाथ पर एक घाव देखती है जो लगभग उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। डेविड को लगता है कि पेरिस उन पर हमला करेगा जैसे उसने उसके पिता पर किया था, इसलिए वह उस पर हमला करता है। लेकिन पेरिस की सुपर सोल्जर जैसी ताकत के सामने डेविड कमजोर पड़ जाता है। टेली किसी तरह पेरिस को अलग करती है और गलती से उसे एक ऊंची इमारत के किनारे लटका देती है। ऐसा लगता है कि पेरिस को अपने बचपन की दोस्त की याद आ गई है, लेकिन तभी वह नीचे गिरकर मर जाता है। टेली को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है और सभी लोग रस्तियों के खंडहरों में वापस लौटते हैं। मैडी घोषणा करती है कि उसने आवश्यक घटक हासिल कर लिया है और वह उसे डेविड के बैग में रख देती है ताकि वह फॉर्मूला को पूरा कर सके। हालांकि शाय ऑपरेशन के बाद अब खुद को परफेक्ट मानने लगी है और स्वीकार करती है कि वह सिर्फ अपनी दोस्त के लिए वहां है। डेविड सुझाव देता है कि शाय को प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैडी को उसके इलाज के लिए उसकी सहमति की जरूरत होगी।
इस पर टेली स्वयंसेवक बनती है और ये तय करती है कि उसे पकड़ा जाए, ऑपरेशन से गुजरने दिया जाए और बाद में उसे ठीक किया जाए। डेविड इस बात से डरता है कि वह उसे हमेशा के लिए खो देगा, लेकिन टेली उसे आश्वस्त करती है कि वे जल्दी ही जान जाएंगे कि वह अब भी वही है। वह सबको अलविदा कहती है, ये जानते हुए कि उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। विदा होते समय डेविड एक आखिरी बार उससे कहता है कि वह बिल्कुल खूबसूरत है। अंतिम दृश्य में हम टेली का रूपांतरण देखते हैं। अब वह शहर में अपने नए घर में रहती है। उसकी चमकती सुनहरी आंखें उसके हाथ पर पड़े निशान को देखती हैं, एक निशान जिसे मिटाने से मना कर देती है। और मूवी गहन एंड होती है।